हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरित गृह प्रभाव की। हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है या हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें पृथ्वी से लौटते हुए पार्थिव विकिरण को रोकने का कार्य करते हैं। एक कंबल की तरह जो है वो कार्य करते हैं, जिससे धरातल के निकट स्थित वायुमंडलीय क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है और इस प्रभाव को ही ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसका नाम हरित गृह प्रभाव इस आधार पर है कि जो ठंडे यूरोपीय देश हैं, उच्च अक्षांशीय यूरोपीय देश, जहां शीतकाल में टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और अधिकांश क्षेत्रों पर धरातल पर बर्फ़ की चादर छा जाती है, तो उन ठंडे प्रदेशों में साग सब्जी व फलों की खेती करने के लिए वहाँ विशेष प्रकार के कांच के घर बनाए जाते हैं, गुंबदाकार। और उन कांच के घरों में जो गुंबदनुमा कांच की परत है वो सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को अंदर तो जाने देती है, लेकिन लौटने वाले पार्थिव विकिरण को रोकने का कार्य करती है। फलस्वरूप उन कांच के विशेष प्रकार के बनाए गए घरों में अंदर टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और इस वजह से उन कांच के घरों में वहाँ साग सब्जी और फलों की खेती की जाती है, साग सब्जी का उत्पादन किया जाता है। और इस प्रकार के जो घर हैं कांच के, उनको हरित गृह के नाम से जाना जाता है। और यही हरित गृह में जो कंडीशन है, लगभग वही प्रकार का प्रभाव हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC गैसें करती हैं। और ये गैसें भी पृथ्वी से लौटते हुए पार्थिव विकिरण को कंबल की तरह रोकने का कार्य करते हैं, जिससे धरातल के नज़दीक वायु का तापमान तुलनात्मक रूप से बढ़ जाता है और यही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। अब हम बात करेंगे हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम की, अर्थात हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में क्या परिणाम सामने आते हैं या फिर हरित गृह प्रभाव के बुरे परिणाम क्या हैं। तो सबसे पहला जो हरित गृह प्रभाव का दुष्परिणाम है वो है तापमान में वृद्धि। जैसा कि इससे पहले हमने इसका अर्थ जाना, इसकी परिभाषा हमने देखी, तो उसमें स्पष्ट था कि हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है या पृथ्वी के नज़दीक का जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ता है। तो निश्चित तौर पर तापमान में वृद्धि और तापमान में वृद्धि का बहुत बड़ा प्रभाव संपूर्ण जैव समुदाय पर पड़ता है। दूसरा हरित गृह प्रभाव का दुष्परिणाम है वर्षा में वृद्धि। तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा चूंकि तापमान में वृद्धि होती है, तो तापमान बढ़ने की वजह से बाष्पीकरण बढ़ता है और बाष्पीकरण बढ़ता है तो वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है। फलस्वरूप वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो हरित गृह प्रभाव के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में औसत वर्षा की जो मात्रा है वो तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है और जो अधिक वर्षा वाले इलाके हैं उनमें और अधिक वर्षा होने की वजह से वहाँ बाढ़ और अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा हरित गृह प्रभाव का दुष्परिणाम है ध्रुवों की बर्फ़ का पिघलना। अर्थात चूँकि पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ने की वजह से ध्रुवीय क्षेत्र और पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनका जो बर्फ़ वहाँ पर परमानेंट रूप से जमी हुई है, तो वो बर्फ़ निरंतर पिघलने लगती है, बर्फ़ का पिघलना बढ़ जाता है। और बर्फ़ के पिघलने की वजह से जो बर्फ़ पिघलने से जो जल प्राप्त होता है वो नदियों के माध्यम से समुद्रों तक पहुंचता है और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जो इसका अगला दुष्परिणाम भी लिखा हुआ है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। तो इस प्रकार से बर्फ़ के अधिक मात्रा में पिघलने से समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होती है और समुद्र के औसत जल स्तर में वृद्धि होने से उसके तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं या हो जाएंगे। अर्थात ये ग्रीन हाउस प्रभाव निरंतर यदि बना रहा तो इसका आगे ये दुष्परिणाम होगा कि उससे समुद्र के औसत जल स्तर में वृद्धि होगी और समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न होने की स्थिति में आ जाएंगे या फिर समुद्र में स्थित बहुत से द्वीप परमानेंट रूप से डूब जाएंगे और उन पर रहने वाला जो मानव है
उसके लिए वो स्थान नहीं बचेगा और काफ़ी अधिक जो है हानिकारक प्रभाव मानव जाति को उठाना पड़ेगा। अगला हरितगृह प्रभाव का दुष्परिणाम है कृषि प्रतिरूप में बदलाव। अर्थात हरितगृह प्रभाव की वजह से चूँकि पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो इस सब का प्रभाव कृषि प्रतिरूप पर भी पड़ता है और पृथ्वी पर जो विभिन्न तरीके के क्षेत्रों में, विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के कृषि प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो चूँकि तापमान और वर्षा जो कि जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, उनमें जब परिवर्तन होता है तो उस क्षेत्र में जलवायु में भी परिवर्तन की वजह से वहाँ कृषि प्रतिरूप में बदलाव देखने को मिलता है। कृषि प्रतिरूप बदलता है और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कृषि प्रतिरूप का बदलना वहाँ की वनस्पति समुदाय के लिए भी काफ़ी बड़ा जो है उस पर प्रभाव डालता है। और अगला इसका दुष्परिणाम है जीव जंतुओं एवं वनस्पति पर प्रभाव। कि हरितगृह प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि और अन्य जलवायु परिवर्तन होने का सबसे अधिक प्रभाव जैव समुदाय पर पड़ता है और समस्त जीव जंतु और वनस्पति इससे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और बहुत से क्षेत्रों की जलवायु बदलने से बहुत से जीव जंतु और वनस्पति की प्रजातियाँ तो विलुप्त भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हरितगृह प्रभाव के काफ़ी गहरे परिणाम या काफ़ी गहरे दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे हरितगृह प्रभाव को नियंत्रित करने वाले उपाय कौन से हैं, अर्थात हम इस ग्रीन हाउस प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में, आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी। अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करके हम ग्रीन हाउस प्रभाव को रोक सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जिन जिन स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जीवाश्म ईंधन का जलना है, तो जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है और इसको हमें नियंत्रित करना है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है। दूसरा हरितगृह प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रमुख उपाय है कि हमें जीवाश्म ईंधन जो कि पुरातन तरीके हैं ऊर्जा के, उन प्राचीन ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को छोड़ करके हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। तो जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं वो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हैं, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और भी अन्य प्रकार के वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का ही हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना है ताकि जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसकी मात्रा को कम किया जा सके और जीवाश्म ईंधन के जलने को कम करके हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। हरितगृह प्रभाव को नियंत्रित करने का अगला उपाय है वन विनाश को रोकना तथा वन क्षेत्र का विस्तार करना। अर्थात हरितगृह प्रभाव, चूँकि हरितगृह प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है कार्बन डाइऑक्साइड की है और कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए वन सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं। अर्थात हमें वन क्षेत्र में वृद्धि करनी होगी, वनों का विस्तार करना होगा और वनों के विस्तार के लिए एक तरफ हमें वनों के विनाश को रोकना होगा, वनों को काटने से रोकना होगा और दूसरी तरफ अधिकाधिक वृक्षारोपण करके वन क्षेत्र में विस्तार करना होगा, क्योंकि वन प्रकृति की पारिस्थितिकी के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और इस प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए हरितगृह प्रभाव को रोकने के लिए हमें वनों का विस्तार करना होगा। अगला हरितगृह प्रभाव को नियंत्रित करने का उपाय है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। तो यदि हमें हरितगृह प्रभाव को कंट्रोल करना है तो हर प्रकृति से जुड़ी हुई, पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई सारी जो समस्याएं हैं उनके मूल में सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जो भी विभिन्न प्रकार के मानवीय कार्य हैं जिनसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा होता है वो सब जनसंख्या के कारण ही है और जनसंख्या अत्यधिक तेज़ी से बढ़ना ये सबसे बड़ी समस्या है और अन्य समस्त समस्याओं का मूल कारण है। इसीलिए यदि हमें पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखना है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा, जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा। अगला उपाय है हरितगृह प्रभाव को कंट्रोल करने का कि वाहनों और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाना, कि जो यातायात के साधन हैं और जो उद्योग धंधे हैं जिनसे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रकार की मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह गैसें उत्सर्जित होती हैं, तो हमें इन
यातायात के साधन और विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर इस प्रकार के उपकरण लगाने होंगे जिससे कि इन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। और अगला उपाय है कृषि में रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग, अर्थात हमें कृषि में रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करना है और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक जैविक खादों का हमें उपयोग करना है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों से एक तरफ जहां भूमि का प्रदूषण होता है, वहीं दूसरी तरफ वो विभिन्न प्रकार की जो रसायन हैं वो अन्य प्रकार के प्रदूषण और पारिस्थितिकी के असंतुलन के लिए भी उत्तरदायी हैं। तो स्पष्ट सी स्थिति है कि हमें कृषि में भी जैविक खादों का अधिक प्रयोग करना है और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को हतोत्साहित करना है। तो इस प्रकार से ये समस्त उपाय अपना करके हम हरित गृह प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं और पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये आज हमने अपने इस वीडियो में हरित गृह प्रभाव, उसके कारण और हरित गृह प्रभाव के परिणामों के बारे में जाना और हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।